अब हम आपको आज का सबसे जरूरी विश्लेषण दिखाएंगे और यह विश्लेषण आप में से किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, आपके बहुत काम का है, क्योंकि आज से हम डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। और अगर आप भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं या आने वाले समय में इस डिजिटल अरेस्ट से बचना चाहते हैं, तो आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। और यह मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक भारत को डिजिटल अरेस्ट से पूरी तरह रिहाई नहीं मिल जाती। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा उठाया है। यह बहुत अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई सुरक्षा एजेंसी और पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। हमारे कानून में ऐसा डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है ही नहीं। और यह एक फ्रॉड है जिससे बचने के लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए, जिनमें पहला है रुकें, दूसरा है सोचें और तीसरा बिना घबराए कार्रवाई करें और पुलिस की मदद जरूर लें। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूं सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर, यस सर, यस सर। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। दूसरा दाव भय का माहौल पैदा करो और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री मोदी जनता की नब्ज को समझते हैं और उन्हें हर वक्त ये पता होता है कि इस समय देश के सामने बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री या खासतौर पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं जितने भी, वो कभी जब देश के लोगों से संवाद करते हैं तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों और समस्याओं के बारे में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं वो गरीबी की समस्या को उठाते हैं, अशिक्षा को उठाते हैं, आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं, आपकी सुरक्षा से जुड़ी चीजों के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा जब उठाया तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर रहा होगा कि जब इस देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में आपके सामने जब वो ये मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि आपको इससे कैसे बचना है, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे देश के बहुत सारे परिवार डिजिटल अरेस्ट का शिकार लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से आप 2 बातें समझ सकते हैं। पहली बात, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकता और अगर कोई व्यक्ति खुद को
पुलिस, ईडी या सीबीआई से बताकर आपको डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहता है या धमकी देता है, तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारे कानून में और हमारे संविधान में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है ही नहीं। तो जब भी आपको ये कॉल आए कभी भी और कोई नकली पुलिस अफसर बनकर आपसे कहे कि आपको डिजिटल अरेस्ट हम कर रहे हैं, तो पहली बार में ही आप समझ लीजिए कि ये कोई ठग है, ये कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि अब प्रधानमंत्री मोदी खुद लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं और उन्होंने इससे बचने का एक फॉर्मूला आपको बताया है, और वो फॉर्मूला यही है कि जब भी आपको ऐसा कोई कॉल आए, पहले रुकें, सोचें और कार्रवाई करें। डिजिटल अरेस्ट को ऑनलाइन अरेस्ट भी कहते हैं, जिसमें साइबर अपराधी लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके यह बताते हैं कि वो ईडी, सीबीआई या कस्टम विभाग या फिर पुलिस से बात कर रहे हैं और उन्होंने अमुक व्यक्ति के नाम से या तो कोई ड्रग्स का पार्सल पकड़ा है या उन्हें किसी व्यक्ति के नाम से हुए एक गैर कानूनी बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला है। और इस झूठी कहानी के जरिए ये लोग किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल पर उसी के घर में डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और उसे इतना डरा देते हैं कि वो व्यक्ति इन साइबर अपराधियों को असली पुलिस या ईडी या सीबीआई का अधिकारी मानकर अपने बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स इन्हें दे देता है और ये साइबर अपराधी उसके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं और फिर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। सिर्फ इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने के बीच, यानी सिर्फ 4 महीने में डिजिटल अरेस्ट से साइबर अपराधियों ने हमारे देश के लोगों को 120 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। 4 महीने में 120 करोड़ रुपए ठग लिए और ये मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे। और इनमें ज्यादातर अपराधी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो साइबर अपराधी हैं जो लोगों को ठग रहे हैं, ये ज्यादातर अपराधी बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, जबकि जिन लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं वो लोग काफी पढ़े लिखे हैं। ऐसे ऐसे लोग शिकार बने हैं इनके, जिनमें से कितने लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। ऐसे ऐसे लोगों को इन अनपढ़ और कम पढ़े लिखे साइबर ठग्स ने अपना शिकार बना लिया। भारत में डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों को रोकना इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस व्यवस्था और मैकेनिज्म आज भी नहीं है। यह रुकेगा कैसे? पूरे भारत में दिसंबर 2022 तक सिर्फ 323 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन थे। पूरे भारत में 323 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश में न्यूजीलैंड जैसे देश की आबादी पर सिर्फ एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, यानी लगभग 40 से 50 लाख लोगों पर एक स्टेशन होगा। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे देश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर क्राइम पुलिस तो बन गई, लेकिन इस पुलिस में सामान्य पुलिस के ही अधिकारियों को अटैच किया जाता है और हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और साइबर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स इन साइबर अपराधियों का मुकाबला कर पाए। ये जो साइबर अपराधी हैं ये बहुत ट्रेंड है, इन्हें दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, इन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पता है, इन्हें अलग अलग प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, इन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली हुई है। लेकिन इन्हें रोकने के लिए क्या हमारे पास जो सरकारी अधिकारी हैं, क्या उनके पास वो ट्रेनिंग है? इसलिए आज सरकारों को भी यह सोचना होगा कि वो सामान्य पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम में ट्रांसफर करके साइबर अपराधियों को नहीं रोक पाएंगे, जो हर 2 महीने में लगातार नए नए अपडेट कर रहे हैं, हर 2 महीने में अपना तरीका बदल देते हैं, हर 2 महीने में अपने जिसके जरिए वो ठगी कर रहे हैं वो सारा मोडस ऑपरेंडाई उसको वो बदल देते हैं, लगातार अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। अभी भारत में करीब हर 2 महीने में एक नया साइबर फ्रॉड आ रहा है। जब तक आप इस डिजिटल अरेस्ट से बचने के बारे में सोचेंगे, जागरूक होंगे, तब तक एक नया फ्रॉड आ जाएगा जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आपको याद होगा, कभी ये लोग कहते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स हैं, कभी ये कहते हैं कि आपका कोई बच्चा किसी बहुत बड़े रैकेट में पकड़ा गया है, कभी कहते हैं कि हमने आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिया है किसी बहुत गंभीर अपराध में, अगर आपने इतना पैसा नहीं भेजा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कभी कोई और नई चीज आ जाती है। कई बार
वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपको ऐसा लगता है कि आप ही का कोई रिश्तेदार इनकी पकड़ में है, आपका बच्चा इनकी पकड़ में है, और वो आपको अपने बच्चे की या अपने रिश्तेदार की या दोस्त की आवाज भी सुना देते हैं क्लोनिंग करके, और आप विश्वास कर लेते हैं कि वाकई वो इनकी पकड़ में है। बहुत से लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सिर्फ सुना होगा, लेकिन साइबर ठगों के चेहरे शायद नहीं देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको इनके चेहरे भी दिखा देंगे पहली बार, और यह पहली बार होगा जब देश डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर अपराधियों के इस पूरे प्रोसेस को, मोडस ऑपरेंडाई को अपनी आंखों से स्क्रीन पर समझ पाएगा। इन साइबर अपराधियों ने हमारे ही संवाददाता नितिन जैन को पूरे 30 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, और जब इन साइबर अपराधियों ने उन्हें वीडियो कॉल किया तब ये अपराधी पुलिस की वर्दी में थे, और डिजिटल अरेस्ट के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज भी हमारे संवाददाता को ये भेज रहे थे। और आज आप सबको इन साइबर अपराधियों के चेहरे अच्छी तरह से याद करके रख लेने चाहिए, और ये याद रखना चाहिए इनकी वर्दी नकली है। हमेशा याद रखिए, इनकी वर्दी नकली है। ये जिस पुलिस स्टेशन में बैठे हैं वो नकली हैं, और कई बार ये सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के अरेस्ट वारंट आपको दे देंगे, कागजात आपको दे देंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपकी फोटो लगी होगी। आप उससे भी ना घबराएं, क्योंकि ये सब कुछ नकली होते हैं। ये कोई भी नकली दस्तावेज, कोई भी अरेस्ट वारंट आपके सामने आपको भेज देंगे, लेकिन ये सब नकली है। पूरी कहानी कुरियर कंपनी के नाम से आए एक कॉल से शुरू हुई, और उसने कहा कि आपका पार्सल मुंबई में पकड़ा गया है। सर, ये मैंने भी तो भेजा ही नहीं सर, मेरा क्या मतलब है? Please hold on the line. Customer service will be. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। रोहन बात कर रहा हूँ नेशनल कुरियर सर्विस से। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ सर, आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है जो मुंबई से बीजिंग भेजा जा रहा था। सर, आपका नेम, आपकी आइडेंटिटी और सर आपका फोन नंबर यूज किया गया है इसे भेजने के लिए। सर, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा हमें एक लीगल नोटिस रिसीव हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो आपका पार्सल मुंबई से बीजिंग जा रहा था, इसमें कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी कॉल को मुंबई पुलिस से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद व्हाट्सएप कॉल पर वर्दी वाला एक व्यक्ति धमकाने लगा। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। यस, बोलिए, क्या समस्या आपकी? सर, वो मेरे नाम से किसी ने पार्सल भेज दिया सर, मैंने तो भेजा भी नहीं सर पार्सल। देखिए, नारकोटिक्स तक जा रहा है जो पूरा इंडिया में बैन है सर। व्यक्ति से 10 ग्राम भी पाया जाए तो 3 से 7 साल की सजा है, और आप बोल रहे हैं कि ये 400 ग्राम जा रहा है। कौन है आपके? फर्जी पुलिस वाले ने ये भी देखा कि कोई हमारे पास तो नहीं है, इसलिए ऑफिस से घर जाने को कहा। आपके पास कौन है? कोई नहीं है सर। मिस्टर नितिन सर कौन है आपके आजू बाजू में? कोई नहीं है सर, देख लो सर। ऑफिस से ऑफ लीजिए और तुरंत घर के लिए निकलिए। अगला 1 घंटा में कोई डेड बॉडी मिले तो आप अभी। हेलो, अगर कोई डेड बॉडी मिलती है और उसके पास आपका जीरोक्स कॉपी होगा, आप दीजिए। सर, मेरा कोई मतलब नहीं है सर, मैंने भेजा ही नहीं सर, तो मैं कैसे हो जाऊंगा सर? इसके बाद फर्जी पुलिस वाला अपनी फर्जी पहचान बताता है और हमारे वेरिफिकेशन के नाम पर आधार की कॉपी मांगता है। हमें बार बार बोला जा रहा था कि आपने गैर कानूनी काम किया, और इसको पुख्ता करने के लिए एक फर्जी वेरिफिकेशन कॉल की जाती है। मिस्टर नितिन सर, क्या सुन रहे हैं डिपार्टमेंट से हम? क्या सर? डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि आपके नाम पे तो एक कैनरा बैंक अकाउंट जो कि मुंबई में ओपन है, और आप मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद एक चर्चित और बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की कहानी सुनाकर हमारा नाम उससे जोड़ा जाता है। उन्होंने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर भेजे जिनमें सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था, जिससे लगे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हेलो। फिर इस मामले को नेशनल सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से जोड़ा जाता है और उसका एक डॉक्यूमेंट मोबाइल पर भेज दिया जाता है। इस पर हमारा आधार नंबर भी लिखा होता है। इसी बीच नए फर्जी पुलिस अफसर ने हमें ईडी का वारंट भेज दिया, जिसमें हमारी फोटो लगी थी। मेरे साथ आपको मैंने आपके वारंट्स भेजा, एक बार इस रिकॉर्डेड लाइन पे रीड आउट करी।
डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, और ये कह रहा है इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग यूनिट सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सस्पेक्ट मिस्टर नितिन जैन। सर मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं सर। इस बीच एक और नया फर्जी पुलिस वाला हमारी मोबाइल स्क्रीन पर था। अब क्लाइमैक्स की बारी थी। हमें एक डॉक्यूमेंट भेजा गया जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी चीफ जस्टिस के साइन करके बनाया गया था। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की एक फीमेल मैं आपके लिए हायर करूंगा, ठीक है ना? वो आपको बताएंगी किस तरीके से आपने डिपॉजिट करवाना हो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और क्या प्रोसीजर होगा। राइट सर। हमारी अगली बात एक महिला से होती है और ये महिला हमें अकाउंट डिटेल्स भेज देती है। हाउ डू आई पे मैम? I'll pay online मैम। हम इन ठगों को लेकर पहले से सतर्क थे, इसलिए इनके जाल में नहीं फंसे, लेकिन आपको भी इन चेहरों को पहचान लेना चाहिए। नितिन जैन, आज तक। इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि ये साइबर अपराधी पुलिस की उस गलत छवि का फायदा उठा रहे हैं जो ज्यादातर आम लोगों में आज भी बनी हुई है, और वो छवि ये है कि पुलिस रिश्वत लेकर मामलों को रफा दफा कर देती है। और जब ये साइबर अपराधी रिश्वत मांगते हैं तो लोगों को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती और वो तुरंत विश्वास कर लेते हैं कि शायद ये पुलिस ही है जो उनसे या तो रिश्वत मांग रही है या उन्हें छोड़ने के बदले पैसा मांग रही है। आज हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने कार्यक्रम में आपसे कहा, उसका मकसद एक ही है, आपको जागरूक रहना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस तरह कोई भी पुलिस का अधिकारी कभी भी ना तो आपको ऐसे फोन करेगा, ना ही वीडियो कॉल करेगा, और ना ही हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान है। इसलिए कभी भी आपके पास ऐसा कोई कॉल आए, फोन आए, तो शुरू में ही समझ जाइए कि ये एक फ्रॉड है और तुरंत अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में पूरी इतला दीजिए। और घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। आपको शुरू में ही समझ में आ जाना चाहिए कि कोई आपके पैसे पर नजर गड़ाए हुए है और आपको ठगना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश में आज भी साइबर अपराधी लगातार अपने आप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपडेट करते जा रहे हैं, लगातार नई नई तरकीबें खोजते चले जा रहे हैं। और हमारे जो सरकारी तंत्र में लोग हैं अभी भी वो अपने आप को उतना अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ उनका पीछा कर रहे हैं। जब तक हमारी पुलिस, हमारी साइबर पुलिस इन अपराधियों का पीछा करेगी, यानी इनसे पीछे रहेगी, तब तक हम इन्हें कभी भी रोक नहीं पाएंगे। हमारे साइबर पुलिस को इन अपराधियों से एक कदम आगे रहना होगा, इनसे पहले पहुंचना होगा, तब हम इन्हें रोक पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक अलग साइबर पुलिस के गठन की आवश्यकता होगी। और उस साइबर पुलिस में आप अपने नॉर्मल पुलिस स्टेशन से लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि उसमें सिर्फ वो लोग होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े आईटी इंजीनियर्स हैं, जिन्हें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी है और जो इन साइबर अपराधियों से कहीं आगे का सोचते हैं। जब तक ऐसे लोग हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक इन साइबर अपराधियों को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा।